everyone, welcome to Inspire Warriors, and today is the 6th day of the revision series of 15 days. So let's start today's lecture. आज हम पढ़ने वाले हैं JKSSB क्लास 4th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ इंडियन कल्चर। आज मैं आपका इंडियन कल्चर पूरा जो है कंप्लीट करवा दूंगी, तो हम फोकस डालेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए कल्चर जो है, कल्चर में आपके रीजन, डांसेस, म्यूजिक्स, लैंग्वेजेस ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम वही मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि टारगेट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पहले। देखिए अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है पहला। तो इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, दैट इज 6। तो 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में हैं। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस, क्लासिकल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो 1500 से 2000 के करीब पुरानी हो, और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये किसी भी दूसरी लैंग्वेज से डिराइव ना की गई हो। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म में हो, ये इसकी डेफिनेशन होती है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होता है वो इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहली है तमिल। 2004 में स्टार्ट हुई थी क्लासिकल लैंग्वेजेस बनाना। तो तमिल जो है सबसे पहली लैंग्वेज थी जो 2004 में जो थी बनाई गई थी एज क्लासिकल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है आपकी संस्कृत। संस्कृत को 2005 में बनाया गया था एज क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में एंड ओडिया को 2014 में। ठीक है, तो ओडिया जो है सबसे लास्ट लैंग्वेज जो है कैटेगरी में क्लासिकल लैंग्वेजेस की, और तमिल जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में। ये ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली लैंग्वेज कौन थी जो क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में थी, दैट वाज तमिल इन 2004। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल हैं, दैट आर 6। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं वो किस शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई हैं, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। ओके, और जो गाइडलाइंस होती हैं लैंग्वेजेस को, क्लासिकल लैंग्वेजेस उन सब के बारे में वो गाइडलाइंस कौन निर्धारित करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो लैंग्वेजेस की जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखते हैं क्लासिकल डांसेस। ये सेम जैसे कि लैंग्वेज हमने देखी जो ओरिजिनल फॉर्म में थी, वैसे ही जो क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, तो कितने डांसेस हैं क्लासिकल डांसेस इंडिया में? 8। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, कितने क्लासिकल डांस हैं? सो दैट आर 8। जो क्लासिकल डांसेस होते हैं वो कौन जो है वो बनाता है कि ये क्लासिकल डांस जो है कैटेगरी में आएगा, तो वो बनाता है संगीत नाटक अकेडमी। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो क्लासिकल डांसेस को बनाता है, दैट इज संगीत नाटक अकेडमी। ओके, अब हम देखते हैं 8 वो डांसेस जो क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में है। पहला है भारतनाट्यम, नाम तो सबने सुना होगा। तो भारतनाट्यम कौन सी स्टेट में जो प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो नाम है, जो डांस है, दैट इज भारतनाट्यम। उसके बाद है कथकली। कथकली जो कौन से राज्य का है? केरला। उसके बाद कथक, कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद मणिपुरी, नाम से पता चल रहा है मणिपुर का। उसके बाद है कुचिपुड़ी, कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश का। उसके बाद ओडिसी, कहाँ का है? ओडिशा का। सत्रिय, ये किसका है? असम का। उसके बाद है मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े नाम जो है कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरला का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। सत्रिय असम का। मोहिनीअट्टम केरला का। ठीक है, तो ये जो 8 डांसेस थे आपके क्लासिकल डांस की कैटेगरी में। उसके बाद आपको एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहला बुक, ऐसी पहली बुक कौन सी थी, ठीक है, जो डांस के बारे में थी, दैट वाज नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र है वो लिखी किसने, मतलब किसने लिखी गई है? ये लिखी गई थी भारत मुनि के द्वारा। तो भारत मुनि ने बनाई थी नाट्य शास्त्र बुक। तो चलिए अब कुछ और कल्चर के बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कल्चरली इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे कुछ
कुछ बॉडीज़ हैं इंडिया में बनाई गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले है ASI, जिसको फुल फॉर्म क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक ऐसी बॉडी है जो इस्टेब्लिश, जो बनाई गई थी 1861 में। और सबसे पहले जो है इसको बनाया किसने है, या इस बॉडी को प्रिसाइड किसने किया, हेड कौन था, वो थे अलेक्जेंडर कुनिंघम। तो क्या पढ़ा हमने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो 1861 में बना, इसका हेड था अलेक्जेंडर कुनिंघम। उसके बाद ये जो बॉडी है ASI, ये काम क्या करती है, ये कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए एंड मेंटेन करती है जो सेंटर के द्वारा प्रोटेक्ट की जा रही है मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो भी सेंटर नेशन जो चाहता है, जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स को बचाना चाहता है, ASI उनको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और उनकी मेंटेनेंस करने के लिए, अगर वो टूट वगैरह गई है तो ये काम होता है ASI का। उसके बाद अब देखिए, इस बॉडी के अंडर एक एक्ट बना गया है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई मॉन्यूमेंट को हानि पहुंचाते हैं तो आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। तो एक्ट का क्या नाम है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958। आई होप आपको ये बॉडी समझ आई होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बॉडी है दैट इज ललित कला अकेडमी। ये बॉडी बनी गई थी 1954 में। ये बॉडी जो है ये ऑनर करती है, ये प्राइज देती है आर्टिस्ट और जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको। तो ललित कला अकेडमी ये क्या करती है, ऑनर करती है आर्टिस्ट को और हिस्टोरियंस को। अब देखिए तीसरी बॉडी है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी बनी गई थी 1953 में, और ये जो बॉडी है ये इंडिया की नेशनल लेवल पे, सेंटर लेवल पे अकेडमी है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो इंडिया, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि इंडिया के लेवल पे कौन सी ऐसी बॉडी है जो म्यूजिक, डांस और ड्रामा को देखती है, वो है संगीत नाटक अकेडमी। संगीत भी है, नाटक भी है, उसके लिए अकेडमी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अकेडमी है आपके लिए साहित्य अकेडमी। ये बॉडी बनी गई थी 1954 में। इस बॉडी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो नेशनल एकेडमी है फॉर लेटर्स, मतलब जो लेख लिखे जाते हैं, जो पब्लिकेशंस होती हैं, बुक्स, टेक्स्ट, वो कौन देता है इस बॉडी के अंदर, साहित्य अकेडमी। तो ये प्रमोट करती है इंडिया के लिटरेचर को, पब्लिकेशंस को। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कल्चर के लिए। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस। म्यूज़िक क्या होता है, म्यूज़िक की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा इंडिया का म्यूज़िक है उसको दो बड़े ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया। पहला है क्लासिकल म्यूज़िक और दूसरा है फोक म्यूज़िक। जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है इसकी जड़ें जो हैं बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं और ये बहुत पुरानी हैं, इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज को भी फर्दर दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया है। क्लासिकल म्यूज़िक के दो पार्ट हैं, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंपॉर्टेंट, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है कहाँ का पार्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का। और जो कार्नेटिक म्यूज़िक है ये कहाँ का पार्ट है, साउथ इंडिया का। जो कार्नेटिक म्यूज़िक का फादर बोला जाता है, जिसको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोला जाता है, पुरेंद्र दास। तो पुरेंद्र दास जो हैं उनको बोला जाता है फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। आई होप आपको समझ आया। इंडियन म्यूजिक दो ग्रुप्स में है, क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक। जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक में, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में और जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो साउथ इंडिया में। अब फोक म्यूजिक की बात करें, अगर फोक म्यूजिक का मतलब होता है जनरल, मतलब कि आपके जो रीजन होगा, आपकी जो प्लेस होगा, उसका जो लोकल लेवल पे जो डांसेस या म्यूजिक होगा उनको बोलते हैं फोक म्यूजिक या फोक डांसेस। अब देखिए सबसे पहले है भावगीता। जो भावगीता है वो कन्नड़ का है। उसके बाद बांगड़ा सबको पता है जैसा कि वो पंजाब का है। और जो गिद्दा होता है वो फीमेल का डांस है, ठीक है। तो बांगड़ा कहाँ का है, बांगड़ा जो फोक म्यूजिक है वो है पंजाब का। अब देखिए बांगड़ा और गिद्दा में कंफ्यूज नहीं होना है, बांगड़ा पंजाब का तो है पर जो गिद्दा होता है वो फीमेल्स का डांस होता है ना। तो फीमेल्स ग्रुप्स में जो डांस करती है पंजाब में उसको बोलते हैं गिद्दा। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको पता है डोल वगैरह जो यूज होता है। उसके बाद है बिहू गीत। बिहू जो है वो असम का लोक जो है गाना है, ठीक है। तो बिहू कहाँ का है, असम का। लवानी है महाराष्ट्र का।
डांडिया होता है वेस्टर्न इंडिया का, और डांडिया कब परफॉर्म किया जाता है? नवरात्र के फेस्टिवल में मेजरली, ठीक है। तो डांडिया है वेस्टर्न इंडिया का, गुजरात राजस्थान वाले एरिया का, और नवरात्र के टाइम पे। उसके बाद पंडवानी होता है छत्तीसगढ़ का। गरबा होता है नवरात्रि में ऑनर करने के लिए हिंदू गॉड और गॉडेस को, ठीक है। तो गरबा जो है ये भी वेस्टर्न इंडिया को मेजरली जो है आपका मेंशन किया जाता है वहाँ पे। अब हम देखते हैं फोक डांसेस के लिए। तो ये वो डांसेस होती हैं जो कोई रीजन या कोई स्टेट या वहाँ की जो प्लेस है वहाँ में जो प्रसिद्ध होती हैं। सबसे पहले देखिए बांगड़ा, ये हमने देखा पंजाब में। उसके बाद हमने देखा बिहू, सेम है असम में। उसके बाद चाऊ डांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। चाऊ डांस होता है ईस्टर्न इंडिया का। अब ईस्टर्न इंडिया में तो बहुत सारी स्टेट आती हैं, तो चाऊ डांस कौन से पार्ट का है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। इन 3 स्टेट में बहुत ही मेजरली जो है परफॉर्म किया जाता है। चाऊ डांस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। उसके बाद है गरबा। तो गरबा जो होता है ये होता है गुजरात वाले एरिया में, ओके। उसके बाद घोर, ये छत्तीसगढ़ का डांस है। उसके बाद झूमर, ये पंजाब का डांस है, ठीक है। उसके बाद कुम्मी, ये तमिलनाडु और केरला दोनों में जो परफॉर्म किया जाता है। मलियाट्टम जो है तमिलनाडु और केरला दोनों में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है पडियानी, ये केरला में। थिरुकोट्टू, ये तमिलनाडु में। और यक्षगना, ये होता है कर्नाटका में। आई नो ये थोड़े से जो मीनिंग, जो थोड़े से ये जो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ये थोड़ा है, बट आपको पता चल जाएगा जो तमिलनाडु और केरला वाले। ये देखिए ना, जैसे ये वर्ड है कुम्मी, मलियाट्टम, पंडियानी, थिरुकुथु और यक्षगना। अगर यहाँ पे आपको मिलते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के, ये ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हो आराम से। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड होता है, कौन सा अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो होता है ये कब बनाया गया था? 1969 में। और ये जो अवार्ड है दादा फाल्के अवार्ड, ये किसके विषय पे है? ये है इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। तो सिनेमा में, सिनेमा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो अवार्ड माना जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो इंडियन कल्चर में आई होप आपको समझ आया होगा। एंड कोई भी तरह का आपको डाउट हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और किसी भी तरह की आप वीडियो जो है बनवाना चाहें हमसे प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है। तो अगली वीडियो में जो अपकमिंग वीडियो रहेगी उसमें हम करेंगे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेट्स और उनके कैपिटल्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। हमारी सबसे ईस्ट वाली जो स्टेट है वो कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो, ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। इसकी कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। उसके बाद असम, कैपिटल दिसपुर। देन बिहार, कैपिटल पटना। छत्तीसगढ़, कैपिटल रायपुर। गोवा, कैपिटल पांजी। गुजरात जो हमारी है ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ठीक है। और ये है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की शिमला। झारखंड की रांची। कर्नाटका की बेंगलुरु, जिसको हम पहले क्या बोलते थे? बेंगलोर, ठीक है। केरला की त्रिवंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है। मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल भी बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारे मेन सारे ऑफिस जैसे आरबीआई का ऑफिस, सेबी का ऑफिस, ये सब कहाँ पे है? मुंबई में। मणिपुर, इम्फाल। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मिजोरम की कैपिटल है इजाल। नागालैंड की कोहिमा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, ओडिशा जिसको पहले हम ओडिशा बोलते थे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की सिमिलर कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसको क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है पिंक सिटी किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जयपुर को। सिक्किम, शिलोंग। तमिलनाडु की है चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना हमारी सबसे लेटेस्ट स्टेट है, ठीक है, जो 2014 में ये स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश से अलग होके। त्रिपुरा की है अगरतला। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। उत्तराखंड की है देहरादून, जो कि इसकी विंटर कैपिटल है।
ठीक है, और गैरसेन इसकी समर कैपिटल है, ये रिसेंटली बनी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की है कोलकाता, जिसको पहले क्या बोलते थे, कोलकाता, ठीक है, या कैलकट्टा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के भी रिसेंटली 3 बनी है। उनकी जो जुडिशियल कैपिटल है या जुडिशरी की कैपिटल है, जुडिशरी का मतलब क्या है कि उनका कोर्ट कहाँ पे बनेगा, कुरनूल में। उनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव मतलब उनका लेजिस्लेचर कहाँ पे बनेगा, अमरावती में। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, ठीक है। ये तो थी हमारी स्टेट्स के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी यूटी के बारे में। तो पहले हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार, ये है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ खुद 2 स्टेट्स की कैपिटल है, किस किस की, पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली ही है, और न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है, और श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है। उसके बाद लक्षद्वीप की कवराटी, ठीक है, या कावरती, ठीक है, कावरती। उसके बाद पुडुचेरी की है पौंडीचेरी। लद्दाख की 2 कैपिटल्स हैं, लेह एंड करगिल, ठीक है। उसके बाद दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनकी कैपिटल क्या है, दमन, ठीक है। पहले ये 2 अलग यूटीज हुआ करती थी, अब इनको मिला के क्या कर दिया है, एक ही यूटी कर दी है। और एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स एंड यूटीज हैं हमारी, there are 28 states and 8 union territories at present, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं हमारी, 28, और कितनी यूटीज हैं, 8 यूटीज, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू, ठीक है। पहले ही अंडमान एंड निकोबार, जिसकी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, कैपिटल्स, जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ खुद 2 स्टेट की कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया, किस किस की, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, पहले ये दोनों अलग कैपिटल अलग यूटीज हुआ करती थी, अब ये दोनों क्या हो गई हैं, कंबाइन हो चुकी है। अब इनकी कैपिटल क्या बन चुकी है, दमन। उसके बाद दिल्ली जो हमारी नेशनल कैपिटल है, उसकी न्यू दिल्ली ही है, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 2 कैपिटल्स हैं उत्तराखंड की तरह, पहली श्रीनगर जो कि क्या है, समर कैपिटल, और जम्मू जो क्या है, विंटर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की क्या है, कवराती, ठीक है, या कावरती, ठीक है, कावरती। उसके बाद पुडुचेरी की क्या है, पौंडीचेरी, और उसके बाद लद्दाख की क्या है, लेह एंड करगिल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू। अभी हम देखने वाले हैं साइंस कंपोनेंट। ये जो मैं अभी आप टॉपिक करवाने वाली हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा एंड कुछ को नहीं पता होगा, बट ये जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं आपके लिए 1 या 2 मार्क्स का तो पक्का आप ऐसे लेके चलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मेन, अब देखिए न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे पदार्थ जो आपके खाने में होते हैं, हम बाहर से लेते हैं या हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट किस चीज़ से और क्या उसके फायदे हैं। तो शुरू करते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। अब एनर्जी गिविंग फूड्स किनको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सबसे चीपेस्ट एंड ईजिली अवेलेबल जो फूड होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल बनाना। अब आपने कभी देखा होगा जिम में या जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो बनाना खाते देखते हैं, तो बनाना जो है क्या है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट अगर हम बात एनर्जी बैंक, एनर्जी बैंक किसको बोलते हैं, फैट्स को। अब देखिए जो हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी एनर्जी हमें मिलती है, कुछ जो पार्ट होता है एनर्जी का वो फैट्स में स्टोर हो जाता है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है उस फैट से जो है एनर्जी निकल के आती है, इसीलिए जो फैट्स हैं उनको बोला जाता है एनर्जी बैंक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन होते हैं वो जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में, रिस्ट्रक्चर करने में, आपकी बॉडी की ग्रोथ करने में जो है
है हेल्प करते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें विटामिन की, जो विटामिन होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए विटामिन जो है क्या प्रोवाइड करते हैं हमें ग्रोथ के लिए हमारे लिए, और मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी की अच्छी हेल्थ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनरल्स, तो मिनरल्स का क्या रोल रहता है, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको यूटिलाइज करने में कौन हेल्प करता है, मिनरल्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी बॉडी सिर्फ 2 ही तरह के विटामिन जो बना सकती है, बाकी के जो विटामिन होते हैं हमें बाहर जो फूड होता है वहाँ से लेने पड़ते हैं। तो 2 कौन से विटामिन है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, दैट इज विटामिन डी एंड विटामिन के। अब आप देखिए विटामिन को हम थोड़ा विस्तार में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विटामिन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। उनको क्लासीफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है 2। विटामिन्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और दूसरे हैं फैट या ऑयल सॉल्युबल। अब आप देखिए जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो 2 तरह के विटामिन होते हैं, कैसे, बी एंड सी। सो वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन हैं, बी एंड सी, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। नेक्स्ट जो है फैट या ऑयल सॉल्युबल कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, तो फैट या ऑयल सॉल्युबल कौन से होते हैं, ए डी ई के, ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल कौन से थे, बी सी, ठीक है। अब देखिए जो विटामिन ई होता है वो हमें किसके लिए हेल्प करता है, वो नॉर्मल विजन, आपकी जो दृष्टि है आंखों की देखने की वो सही रहे, प्रमोट करता है ग्रोथ को, और स्किन के लिए अच्छा रहता है विटामिन ए। अगर विटामिन डी की बात करूं तो वो बोन्स और टीथ के लिए जो है वो ज़रूरी रहता है। विटामिन ई जो होता है नॉर्मल रिप्रोडक्टरी जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए, और विटामिन जो की होता है क्लॉट होने के लिए, ब्लड के लिए, वो ज़रूरी होता है। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देखा। अब आप देखिए वाटर सॉल्युबल में विटामिन B9 की बात कर रही हूँ और मैं विटामिन सी की बात कर रही हूँ। जो विटामिन B9 है, ठीक है, विटामिन B9 है जो वो हेल्प करता है फॉर्मेशन या स्ट्रक्चरिंग ऑफ आरबीसीज। तो ये आपको समझ आ रहा है कि जो आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, उसको कौन बनाता है, विटामिन B9। और देखिए विटामिन जो सी होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और ये प्रिवेंट करता है स्कर्वी को। तो चलिए देखते हैं विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, विटामिन्स और उनकी कमी से कौन से डिजीज होते हैं, और सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं उस विटामिन की डेफिशिएंसी से वो किस तरह के होते हैं। तो पहले अगर मैं आपको बताऊं विटामिन ए जो हम बात करें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी या कमी से, अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कमी हो उस विटामिन की तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो अब नाइट ब्लाइंडनेस ये कैसी डिजीज़ है, ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें आप डिम लाइट में या नाइट में आपकी जो आंखों की दृष्टि है वो प्रॉपर नहीं रह पाती, आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो विटामिन ए होता है उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। आपको नाइट में ब्लाइंडनेस की तरह से जो आपको बीमारी वैसी लगती है जो डिम लाइट या रात के अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं विटामिन B1 की, जो B1 है इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, बेरी, ये इजी रहेगा याद करने के लिए, B1, B से बेरी। अब बेरी में क्या होता है, स्वेलिंग होती है और पेन होती है लेग्स में। लेग्स जो है आपकी वो सूजन हो जाती है उसमें, और पेन शुरू हो जाती है ड्यू टू बेरी, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। इस बीमारी में क्या होता है, स्वेलिंग, जो मसूड़े होते हैं टीथ के साथ जो मसल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग, सूजन हो जाती है और ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, गम से। इज इट ओके। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी है, स्कर्वी, जिसमें स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग होता है गम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। एंड रिकेट्स में क्या है, ये कैसी बीमारी है जिसमें आपकी जो बोन्स होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनकी ओरिएंटेशन सही नहीं रहती। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा हो रहा है डिजीज, रिकेट्स, इसमें ट्विस्टेड बोन्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विटामिन के की,
विटामिन के से कौन सा डिजीज होता है, हेमोरेज। इसमें क्या होता है, जब आपको कोई कट या इंजरी हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो ब्लड निकलता है, ठीक है, और क्लॉट, जो ब्लड का जो वो क्लॉट होना वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आज हमने देखा विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। उसके बाद हमने विटामिन्स, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी, उनके सिम्टम्स देखे।